जनाब नरेंद्र यादव जी, जो गुरुग्राम होम डेवलपर्स एंड प्लॉट होल्डर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। जनाब संजय ककरालिया साहब, रियल एस्टेट एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ हमारे साथ तशरीफ फरमा है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जवाहर साहब, आप टाइटल से समझ गए होंगे कि आज इस सेशन में, इस डिबेट में सबसे ज़्यादा चर्चा किस बात पर, किस टॉपिक पर, किस उन्वान पर होने वाली है। और जो इस पैनल के बाकी मेहमान हिस्सेदार हैं हमारे साथ, उनका भी दरअसल सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि वो अकेले यहाँ पर नहीं है। दरअसल तकरीबन 5000 डेवलपर्स को आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और संजय साहब भी तकरीबन हज़ारों लोगों की आवाज़ लेकर आज यहाँ इस मंच पर मौजूद हैं। स्टिल प्लस जी कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे मुझे जो मुद्दा दिया गया था, मुझे नहीं पता था मुझे एक मुद्दे में बांधा जाएगा। मुझे तो कहा गया था विजन 24 पर डिस्कस करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें एक मुद्दा इनका भी है, इन सबका स्वागत है, पर आप स्वतंत्र है, किसी विषय पर कुछ भी पूछ लीजिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन दरअसल ऐसा था भी नहीं कि हम एक ही मुद्दे पर बात करते, पर क्योंकि हम पैनल डिस्कशन की शुरुआत कर रहे हैं और दोनों मेहमान हमारे साथ उस पैनल में उसी मुद्दे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने बात अपनी यहाँ से शुरू की। स्टिल प्लस 4 का मुद्दा, इसने नाक में दम किया हुआ है लोगों के। लोगों को नींद नहीं आ रही है, सुकून गायब हो गया है, सो नहीं पा रहे हैं। सो जाते हैं तो जग के फिर यही ख्याल आता है कि करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है लोगों ने, और ये जो आदेश आया, रोक लगा दी गई इस पर, उसके बाद अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें। देखिए, एक तो मैं इस बात से पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा। मुमताज जी हमारी पुरानी साथी है और इस चैनल पर ये अभी वापिस आए हैं, तो इनका मैं स्वागत करता हूं। बहुत शुक्रिया। अब जहां तक इन्होंने कहा कि स्टिल प्लस 4 ने लोगों की नींद हराम कर रखी है, मैं इससे सहमत नहीं, इन शब्दों से सहमत नहीं। स्टिल प्लस 4 ने लोगों को आशियाना दिया है, लोगों को कम बजट में घर रहने का स्थान दिया है, परंतु जब कुछ चीजें आती है तो अपनी अच्छाई के साथ साथ कुछ उसके नेगेटिव, उसके नकारात्मक पहलू भी आते हैं समय के साथ साथ। इसने हम जैसे जो सामान्य लोग हैं वो अपना एक फ्लोर ले सकते हैं, एक कम बजट में ले सकते हैं, निश्चित रूप से एक अच्छी योजना है। परंतु इस अच्छी योजना का नकारात्मक पहलू एक ये भी आ गया कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वो पालम विहार है। मेरे मित्र हैं, नरेंद्र जी भी मित्र हैं, बाकी पालम विहार एसोसिएशन के लोग सामने बैठे ही हैं। एक इसका नेगेटिव पक्ष ये भी है कि हरियाली चली गई है, हमें अपनी प्रकृति को भी संभाल के रखना है। आज मैं घरों में अंतर दिखाता हूं कि हो क्या गया। अभी एक फोटो ही मैंने खींचकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा था, आज से 3-4 महीने पहले मैंने अंतर दिखाया। एक घर वो जिसपे अभी स्टिल प्लस 4 नहीं बना था और एक वो जिसपे स्टिल प्लस 4 बन गया। तो स्टिल प्लस 4 का मतलब केवल कंक्रीट का जंगल, और जो उसके साथ दूसरा घर था उसमें हरियाली थी, पेड़ पौधे थे, ग्रीन बेल्ट में भी पेड़ पौधे थे। तो ऐसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष स्टिल प्लस 4 के साथ जुड़े हुए हैं। परंतु ये सच्चाई है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है महानगरों की और एनसीआर में बढ़ रही है, तो आप चलते हुए भूमि को नहीं बढ़ा सकते, आपको ऊंचाई में जाना ही पड़ेगा। और तभी ये हरियाणा में चालू की थी। मुझे मालूम है जब हमने ये पिछले कार्यकाल में इसको लागू किया था, तो जितने भी मेरे मित्र हैं जो कल तक कार्यालय में अपने बिजनेस के इसके प्रॉपर्टी के व्यवसाय में थे, उनमें एक नई ऊर्जा मिली थी, सबके रोजगार चलने मिले थे, लोगों को नया काम मिला था, मजदूरों को काम मिला था, आर्किटेक्ट को काम मिला था, ये जो बिल्डर हैं इनको काम मिला था, और हम जैसे जो सामान्य लोग हैं उनका घर का सपना वो पूरा हुआ था उससे। तो आगे इस डिबेट को आप बढ़ाएंगे, बाकी अगर सभी मैंने अभी बोल दिया तो आगे आपके पास भी प्रश्न नहीं रहेंगे और मेरे पास भी उत्तर नहीं रहेंगे, तो आगे बढ़ाते हैं, समय के साथ मैं उसके उत्तर देता हूं। जी चलिए, ये तो आपका वर्जन था। नरेंद्र जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। गुड़गांव पर क्या असर पड़ेगा, प्रॉपर्टी के रेट्स पर क्या असर पड़े इस फैसले के बाद, और कैसे आपकी नींद सुकून हराम हो गया है, वो आप खुद ही बता दें। सबसे पहले तो मैं खबरें अभी तक का धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी पूरी टीम की तरफ से और गुड़गांव के सभी बिल्डर्स की तरफ से, और ख़ास बात जवाहर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस ऐसे समय में जबकि पूरा रियल एस्टेट सेक्टर हिला हुआ है, बड़े अच्छे तरह से इन्होंने सिचुएशन को समझते हुए आज इस चैनल के माध्यम से बड़े ओपन माइंड से डिस्कस करने का मन बना है और कहा कि जो भी सवाल होंगे हम उसके जवाब देंगे। जहाँ तक गुड़गांव की बात है,
गुड़गांव के विकास की बात है, हरियाली की बात है, ये बात सही है कि फ्लोर 4 बने या 3 बने, गुड़गांव के एनवायरनमेंट को लेके, गुड़गांव की हरियाली को लेके हमें काम जरूर करना पड़ेगा और हमें करना भी चाहिए। इस सिचुएशन के अंदर आज जहाँ तक सरकार ने, जो आप कह रहे हैं नींद हराम है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, सडनली डिसीजन आया, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ सरकार से, बीजेपी सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज जवाहर जी उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं और हमें तो ऐसा फील हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही हमारे साथ इस चर्चा में बैठे हुए हैं। हमें इतना भी यकीन है कि ना तो पहले कभी सरकार ने निराश किया है और ना अब भी किया जाएगा। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, हमारी एसोसिएशन ने, गुड़गांव बिल्डर एसोसिएशन ने हमेशा सरकार का इस बात को लेकर सहयोग किया है कि गुड़गांव को कैसे बेटर शहर बनाया जाए। और बड़े अचंभे की बात है, और सरकार बहुत पॉजिटिव भी रही है, हम पूरी बिल्डर एसोसिएशन की तरफ से सरकार को आश्वासन भी देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि जब भी शहर के विकास की बात होगी, गुड़गांव में सिर्फ 5,000 लोग नहीं, हमारी इस रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में गुड़गांव में कम से कम 1 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज इस डिसीजन से अफेक्टेड भी हैं। वो ये अलग बात है कि अभी सीएम साहब ने इसको फाइनली विड्रॉ नहीं किया है, इस पॉलिसी को लेकर कमेटी बनाई जाएगी जैसा जवाहर जी ने अभी बताया था, परंतु फिर भी बहुत लोगों के अंदर आज इस बात को लेके मन में आशंका है कि कहीं ये 4 के 3 तो नहीं होंगे। सरकार ने बहुत बड़ा फैसला, जिस वक्त ये 4 फ्लोर और काफ़ी हद तक गुड़गांव में इस चीज़ की डिमांड रखी गई थी, लोगों के झगड़े थे, फैमिली के डिस्ट्रीब्यूशन के झगड़े थे, वो सारी चीज़ें इस डिसीजन से सही हुई थी। आज भी गुड़गांव एनसीआर का सबसे पहला शहर मैं समझता हूँ गुड़गांव है। दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर रहने के लिए कोई सबसे बेस्ट लोकेशन मानी जाती है तो वो गुड़गांव माना जाता है। जैसा जवाहर जी ने अभी बताया, मुमताज जी के, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर वर्टिकल डेवलपमेंट होती है, गुड़गांव के अंदर भी लिमिट है लैंड की। पंचकुला के लोगों ने इसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट किया, सरकार को, पंचकुला के लोगों को देखते हुए, उनकी डिमांड को देखते हुए इसको टेम्परेरी बैन भी किया। पर हम लोगों ने भी अपनी एसोसिएशन के माध्यम से, हमने आरडब्ल्यूए से काफ़ी लोगों से इसके बारे में बात भी की। गुड़गांव की रिक्वायरमेंट पंचकुला से टोटल डिफरेंट है। गुड़गांव में बहुत बड़े लेवल पे हाउसेस की डिमांड है, जैसे जवाहर जी ने खुद एक्सेप्ट किया और माना भी, क्योंकि ये खुद गुड़गांव से हैं। गुड़गांव के अंदर आज पूरे वर्ल्ड से लोग रहते हैं और 4 फ्लोर का होना अपने आप में, जैसा मोदी जी का भी एक सपना रहा है और हमेशा वो कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि एक बजट प्राइस में लोगों को घर मिले। आज पूरा गुड़गांव मेडिकल का हब है, सारे डॉक्टर्स यहाँ पे रहते हैं। हम लोग जो छोटे बिल्डर्स हैं, हम लोग कोई हाई राइज नहीं बनाते, इसके ऊपर सबका फोकस होता है कि कैसे कम से कम रेट में बेस्ट प्रॉपर्टी दी जाए। जी, जवाहर जी आपके पास संजय जी से बात करने के बाद आएंगे। उन्हें लगता है कि ये जो नई रोक जो लगा दी है, जो नया फैसला आ गया, फरमान आ गया, जो कमेटी बनाई गई थी सरकार की तरफ से, वो कमेटी अपना काम करती रहती और इन लोगों का काम हर्ज नहीं होता, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, इनके जैसे और भी तमाम लोग हैं। संजय जी, अगर आपको एतराज है सरकार के इस फैसले से, तो क्या कोई सॉलिड, कोई माकूल मशवरा है आपके पास सरकार को देने के लिए? देखिए मुमताज जी, खबरें अभी तक ने ये मुद्दा उठाया और जवाहर जी हमारा सौभाग्य है कि साथ बैठे हैं और नरेंद्र भाई भी बैठे हैं, तो शायद समस्या का समाधान हमें आज ही काफ़ी हद तक मिल जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा इस डिस्कशन को। देखिए, जहां तक बात है हरियाली की, जहां टेक्निकलिटीज़ की बात आ रही है, वो टेक्निकलिटीज़ पर गवर्नमेंट कोई बात ही नहीं कर पा रही है। इस जगह मेरे को मेरी सरकार से, मैंने कहा मेरी सरकार से, मेरी सरकार मतलब हम मानते हैं मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं और पीएम मोदी जी का विजन जो है विकसित भारत, उसको बनाने में जो डेवलपमेंट का एक पार्ट है, वो पार्ट रियल एस्टेट का है। तो उस जगह जहां हरियाली खत्म होती है, वो मुद्दा नहीं है स्टिल्ट प्लस 4 में, क्योंकि स्टिल्ट प्लस 3 हमने कोई बंद नहीं की है। तो अगर स्टिल्ट प्लस 3 बन सकती है तो 4 क्यों नहीं बन सकती? सन 2000 में स्टिल्ट प्लस, पहले 3 फ्लोर नहीं होते थे, 2.5 मंजिल की स्टोरी बनाना अलाउड थी। सन 2000 में 3 फ्लोर बनने स्टार्ट होते हैं। उस टाइम पर सर, जब फ्लोर हमारे डिवीजन की जाती है, उस टाइम पर 1% स्टैंप ड्यूटी अलग से हमने रखी थी।
तो उसके बाद डेवलपमेंट के लिए जब हमारा FAR एडिशनल परचेज होता है स्टिल्ट प्लस 4 वाला, तो उसमें डेवलपमेंट का एक दायरा रखा गया, वो पैसा मैनेज हो रहा है, वो पैसा सरकार के पास आ रहा है, तो उससे हमें लगता है कि हरियाली हमारी बढ़ेगी घटेगी नहीं। और वर्टिकल डेवलपमेंट की आज ज़रूरत है इस देश को, तो वहाँ मेरे को लगता है कि सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए कि इस तरीके की जो डेवलपमेंट है उस पर रोक ना लगाई जाए। देखिए पंचकुला की डेवलपमेंट अलग हो सकती है, गुड़गांव फरीदाबाद की अलग हो सकती है। हमें सिर्फ ऐतराज इस बात पर है कि पंचकुला की डेवलपमेंट को गुड़गांव की डेवलपमेंट से जोड़ा गया। जहां वर्टिकल डेवलपमेंट की बात हो रही थी वहां गुड़गांव अपने आप में खरा उतरता है, तो उस जगह सरकार ने शायद थोड़ी जल्दबाजी दिखाई है। ठीक है इसको संजय जी, आपकी बात को मैं आगे बढ़ा देती हूँ। इनकी ये दलील है, और एक दलील ये भी है जवाहर साहब, जो इस बिजनेस में इस कारोबार से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, कि जितनी तेजी से अभी गुड़गांव की तरफ दिल्ली से लोग मूव कर रहे हैं, इन लोगों ने क्योंकि 4th फ्लोर इंक्लूडेड था उसी कॉस्ट में, जो लो कॉस्ट पड़ रही थी उन लोगों को भी, उन्हें यहाँ पर रिहाइश अवेलेबल करवाई, उन्हें यहाँ रहने के ठिकाने दिए, उन लोगों ने खरीदे भी, क्योंकि ये लो कॉस्ट में दे पा रहे थे, क्योंकि 4th फ्लोर भी उसमें इंक्लूडेड था। अब अगर ये फैसला हो गया, ये रोक लग गई, तो वो सीधे सीधे इनके लिए मुश्किल आ जाएगी आगे अपनी प्रॉपर्टीज देने में, ना लोग लेने में इंटरेस्टेड रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं सीधे सीधे आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। जिस तेजी से लोग गुड़गांव आ रहे थे, उन्हें अब सोचना पड़ेगा कि क्या वो यहाँ पर मूव करें या नहीं, रहने के लिए, यहाँ रिहाइश के लिए। नहीं, एक ऐसा नहीं है कि आम जो लोग आना चाह रहे थे वो शिफ्ट नहीं होंगे, वो केवल एक फ्लोर के कारण ऐसा नहीं हो सकता। जब फ्लोर नहीं थे 4 तब भी आ रहे थे, और उसके आगे भी आते रहेंगे भविष्य में। विषय ये नहीं है। एक तो मैं थोड़ा सा संजय जी को माफी के साथ संशोधित करूंगा, सन 2000 में ऐसा कोई नियम नहीं आया था जिसमें 3 फ्लोर आए थे, क्योंकि 2007 में मैंने पहले एक स्टोरी घर बनाया था, 2001 में, उसके बाद 2007 में बनाया था, तब भी 2.5 मंजिल तक था। उसके बाद ये संशोधन हुआ है, तो 2000 में तो ये संशोधन नहीं था, नंबर 1। दूसरा, आज हमने जो रोक लगाई, उस रोक शब्द का इस्तेमाल मुझे लगता है हम नकारात्मक रूप से देख रहे हैं। अभी जो रोक है जिसको हम कहेंगे वो अस्थायी कुछ समय के लिए लगा है, कि जब तक हमें जल्दी इस पे हम कमेटी के अनाउंस करने वाले हैं, अभी इस पे कमेटी बननी है, जल्दी वो कमेटी इन विषयों को सबको देखेगी। और ये पंचकुला का केवल पंचकुला का विषय नहीं है, पंचकुला में भी जिन लोगों ने इसको उठाया केवल उनके कहने पर ऐसा नहीं है। विधानसभा में कांग्रेस के नेताओं ने, विधायकों ने इसका विरोध किया था। अभी जो हमारा बजट सत्र है, जो इसमें अभी बीच में छुट्टियां चल रही है, 17 तारीख से फिर होगा, उसी बजट सत्र में उसी दिन फिर ये निर्णय लेना पड़ा था, विधानसभा के अंदर ही अनाउंस हुआ था। कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, 4th फ्लोर नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस के विधायकों ने कहा इसको आप केवल पंचकुला तक सीमित रखिए, नहीं रखिए कि पंचकुला ने। हाँ, पंचकुला में मैं जानता हूं कि जिन लोगों ने इसका एक कहा कि ऐसा नहीं होती है, तो उनका मत है, परंतु ये पॉलिटिकल डिसीजन हमने कांग्रेस के विधानसभा में कहा, और उसमें ये कहा गया कि कमेटी बनाएंगे। ये क्यों मान लिया कि कमेटी इसके नेगेटिव वो देगी? जरूरी नहीं है कि हो सकता है कमेटी 4 ही फ्लोर रखे, हो सकता है कमेटी 5वां फ्लोर भी अनाउंस कर दे, हो सकता है कमेटी कह दे 2.5 फ्लोर है। तो अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ, तो इसके कारण किसी को भी घबराने की अवस्था नहीं है, कोई संशय रखने की अवस्था नहीं है कि ये बंद हो गया है। जो अपना कार्य जारी रख रहे हैं, जिसको बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, वो अपना जारी रखे। मैं नरेंद्र जी को आश्वासन देता हूं कि मान लीजिए आज किसी ने एक 1st फ्लोर का लेंटर डाला है और उसका समय आ गया कि उसको 2nd फ्लोर का डालना चाहिए, तो डालना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि एक टेक्निकल जानकारी जितना एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते मैं कहता हूं कि अगर कोई चीज जो हमने पास कर दी है, मान लीजिए किसी का नक्शा हमने पास कर दिया है, तो वो उस पर लागू नहीं होता है, जितनी कानून की जानकारी मुझे है। तो वो होगा तो कोई जो नया नक्शा आएगा उस पर प्रतिबंध लगता है जनरली। अगर इस पे कानून भी बनना होगा, मान लीजिए आप बुरा से बुरा सोच के चलिए, मान लीजिए बंद भी हो जाता है, तो जिनको ये लगता है कि उनके पैसे फंस जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं है। वो अपना प्रोजेक्ट मुझे लगता है पूरा करेंगे। और कमेटी भी इस पहलू को ध्यान में रखेगी कि किसी ने 4 फ्लोर बना लिए थे, उसकी फिनिशिंग चल रही है, तो कमेटी ये निर्णय कैसे देगी कि एक ऊपर का 1 फ्लोर उसको गिरा देना चाहिए? मुझे लगता है ऐसे अव्यवहारिक निर्णय कभी लोकतंत्र में होते नहीं है। तो इसलिए कम से कम जो बिल्डर इस समय यहाँ हैं या जो मुझे सुन रहे हैं, उनको इस विषय पर तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो होगा वो कमेटी करेगी,
कमेटी पॉजिटिव सोच के साथ चलेगी। कमेटी में आपके डेलीगेशन को भी मुझे लगता है कमेटी आमंत्रित करेगी, सब पहलुओं को सोचेगी, और कमेटी हो या सरकार हो, सबका उद्देश्य यह है कि हरियाणा के सभी नागरिकों को सुलभ रूप से घर, सस्ते घर, सुविधाजनक घर, जो मजबूत घर बने कि जिसमें अब आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, इस सारे पैमानों को ध्यान में रखते हुए जो कमेटी का निर्णय आएगा उसका हम सब स्वागत करेंगे। पर मैं मानता हूं कमेटी का लोकतंत्र जो में कोई देश होता है जिसको हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं, कल्याणकारी राज्य में पहली मंशा लोगों के कल्याण की होती है। तो जिसमें लोगों का कल्याण होगा, जिसमें लोगों को बेहतर लोगों के लिए होगा, वो निर्णय मुझे लगता है कि कमेटी करेगी। तो इसलिए किसी को ये मानकर आज चलने की जरूरत नहीं है कि उसका नुकसान होगा। नुकसान किसी का 1 रुपए नहीं होगा, इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूं। निर्णय क्या होगा उसका मुझे पता नहीं, क्योंकि वो कमेटी ने करना है, पर किसी का नुकसान नहीं होगा। और एक इसको हास्य के रूप में देख सकते हैं, मैं उस रूप में ले लीजिए। इन्होंने कहा मार्केट के रेट गिर गए, तो मेरे सामने नासिर जी बैठे हैं। नासिर जी का मुझे नहीं पता गुरुग्राम में अभी घर है या नहीं है। अभी गुलशन जी भी बैठे थे, उनके पास भी शायद फ्लोर नहीं है। यहाँ हमारी एडवोकेट बैठी है, इनके पास भी मुझे जानकारी है कि फ्लोर नहीं है। तो कुछ लोग मंदड़ी होते हैं, जब मार्केट गिरती है उसमें खरीदते हैं। तो हो सकता है इनको मार्केट गिरने का इंतजार हो। नासिर जी मार्केट गिरने से ले पाओगे, ऊंची होने पर ले पाओगे? वो उनको तो मैं जानता हूं भाई, जितने, क्योंकि मैं भी मीडिया जगत से रहा हूं और कितनी सैलरी मीडिया के लोगों को मिलती है, तो हम तो सब मंदड़ी वाले हैं। तेजी में खरीदेंगे तो नरेंद्र जी खरीदेंगे, संजय जी खरीदेंगे। तो दोनों चीजों के पहलू है, पर इसको आप मेरे हास्य के रूप में देखिए। कहीं नेगेटिव किसी के लिए कुछ नहीं होने वाला। अंतिम निर्णय कमेटी करेगी, कमेटी लोगों के कल्याण में करेगी, उसमें पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। मेरी तो एसोसिएशन से बात भी हुई थी, इन लोगों ने कहा था, जैसे मेरे इनको सुझाव था कि आप अगर किसी का 360 गज का घर है, उसमें 4 गेट लग जाते हैं, हर फ्लोर की गाड़ी अलग से जा सके। अब इनसे तब भी मेरा विस्तार से चर्चा हुई, तो इन लोगों ने कहा था कि जी जो गेट के बीच का एरिया होगा उसमें हम ऐसे पेड़ लगाने की प्रयास करेंगे जो फैले कम, ऊंचाई में ज्यादा जाए। ऐसे ही जो पीछे का सेटबैक है उसमें भी बात हुई थी कि उसमें भी पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे। तो इसके कारण है हमारा कहीं इसमें हम नेगेटिव है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं ये विजन या सपना जिसको व्यवहारिक रूप से किया, इसको करने वाले मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हैं। ये आपकी डिमांड जितनी थी उससे ज्यादा उनकी सोच थी। इसलिए 4th फ्लोर का अगर मैं कोई जनक मानता हूं तो वो हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी है। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग का मैं मानता हूं, क्योंकि हुड्डा साहब के सरकार में केवल 2 अफोर्डेबल हाउसिंग आई थी, एक तो एपेक्स की जिसमें वो हमारी शर्मा जी रहती हैं, वो बैठी हैं, और एक एपेक्स का फ्लैट मैंने भी लिया था, उसमें मेरा भी है। तो या फिर एक वर्धमान का प्रोजेक्ट था, सेक्टर 67 या 69, केवल 2 प्रोजेक्ट आए थे, परंतु वो व्यवहारिक नहीं थे, जिसके कारण ज्यादा लोग उसमें नहीं आ पाए। और आज मुझे लगता है कि हमारी सरकार में हजारों अफोर्डेबल में लोग हैं। वो सिर्फ मुख्यमंत्री का सपना था, बड़ा घर का सपना मैं देखता हूँ, पर मुख्यमंत्री देखते हैं जो सामान्य लोग हैं, जो बेचारा 1 कमरे से 2 कमरे में आना चाहता है, जिसको बिजली भी चाहिए, जिसको पानी भी चाहिए, जिसको लगता है कि मैं एक बाउंड्री वॉल में आ गया, मेरा बच्चा बाहर खेलने जाए तो कोई चिंता नहीं है कि वो रोड पे खेलेगा नहीं खेलेगा। तो मुझे लगता है कि जो सपना ही मुख्यमंत्री जी का था, जो उन्होंने पूरा किया, तो उसके साथ कहीं भेदभाव नहीं होगा। अच्छे सकारात्मक निर्णय आएंगे, वो हरियाणा के लोगों के पक्ष में आएंगे, और हम सब घर ले सके उसके पक्ष में आएंगे। तो खासकर बिल्डर लॉबी को, बल्कि इसको मैं लॉबी कहना मुझे लगता ठीक नहीं है, ये सब लोग जो आसियाना हमारे देने का काम करते, इनको चिंतित होने की तो जरूरत नहीं है। फिर मैं कहूंगा निर्णय क्या होगा वो मुझे पता नहीं है, परंतु मैं ये आश्वासन जरूर दे सकता हूं कि चिंतित होने की जरूरत नहीं है। क्या ये आश्वासन भी इसमें शामिल है कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस का ख्याल रखा जाएगा, जैसे कि पंचकुला और गुड़गांव, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस में काफी फर्क है। वर्टिकल डेवलपमेंट की उन्होंने बात की थी, और ये तमाम एरिया बहुत हाई पोटेंशियल वाले एरियाज हैं जहां तक इसमें नहीं, ऐसा नहीं है। पंचकुला और गुरुग्राम एक ही स्थिति में है, ऐसा नहीं है। ये तो आप अपने लिए मेरे मित्र सहानुभूति लेना चाह रहे हैं। मैं पंचकुला में ही रहता हूं, आज की डेट में गुरुग्राम कम रह रहा हूं, पंचकुला ज्यादा रह रहा हूं। दोनों में ही सेम डिमांड है, कहीं ऐसा कुछ नहीं है, और दोनों पे ही समान रूप से लागू करेंगे। अगर इसके पक्ष में कमेटी निर्णय देती है तो पंचकुला के लोगों की भी आवश्यकता होगी। वो हम ऐसा कहीं नहीं करेंगे कि पंचकुला को छोड़ देंगे, गुरुग्राम में कोई परमिशन देंगे।
क्योंकि फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला तीनों एक ही तरह के नगर है और तीनों में एक तरह की योजनाएं लागू होती है। लेकिन नरेंद्र जी बेहतर तरीके से बताएंगे कि पंचकुला के मुकाबले गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, इन तमाम जगहों में डिमांड जो है लोगों की वो किस तरह से अलग करती है, किस तरह से वेरी करती है। एक लाइन बोलने के बाद क्यों फिर फर्क नरेंद्र पड़ता जी है? बोल देंगे। जी। नरेंद्र जी को वहां का शायद पूरी भौगोलिक जानकारी नहीं होगी, स्वाभाविक रूप से नहीं होती है सभी को, मुझे भी नहीं होगी अनेकों जगह की। पंचकुला में हमारे पास जमीन नहीं है। पंचकुला में मैक्सिमम जमीन है वो शायद एयरपोर्ट या सेना अथॉरिटी की है, हजारों एकड़, जिसमें सेना के अलावा कुछ काम नहीं हो सकता। तो पंचकुला को भी अगर बढ़ना होगा तो ऊपर ही बढ़ना होगा। पंचकुला, क्योंकि मोहाली है पंजाब हमारे साथ, हमारे पास वहां का भी प्रेशर है कि मोहाली में अगर लोगों को अवसर मिलेंगे तो हमने पंचकुला के रेट भी कम किए हैं, जिसके कारण बिल्डरों को कम पैसा खर्च करने पड़े। हमने वहां के टैक्स भी कम किए हैं, जिससे कि लोग मोहाली ना जाकर पंचकुला ही रहे। तो पंचकुला लगभग उसी पैटर्न पे है जो गुरुग्राम पे है, क्योंकि वहां जमीन नहीं है। गुरुग्राम में तो विस्तार के बहुत रास्ते हैं, आपके पास सोना है, आपके पास मानेसर है, आपके पास फरुखनगर है। पंचकुला में ऐसा कोई नहीं है कि एक समय के बाद आप आगे बढ़ सके। तो पंचकुला की भी वही परिस्थिति है जो गुरुग्राम की है। अब नरेंद्र जी अपनी बात नरेंद्र रखें। जी। और इसके बाद पॉलिटिकल मुद्दे पर चर्चा करें। जवाहर जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि चौथे फ्लोर का और एफएआर का जनक माननीय मुख्यमंत्री जी को माना जाता है। आप सब जानते हैं जो जनक होता है पैदा करने वाला, जनक होता है उसको खड़ा करने वाला, और जो खुद जनक होता है वो उसके अहित की बात नहीं करता, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ तक बात गुड़गांव की मुमताज जी आपने पूछी थी, और गुड़गांव के रेफरेंस में जो पंचकुला की बात है, जैसे जवाहर जी ने अभी बोला, खाली गुड़गांव या पंचकुला नहीं, पूरी दुनिया में अगर कोई चीज़ नहीं बढ़ाई जा सकती तो वो सिर्फ लैंड है। वो गुड़गांव के अंदर जिस हिसाब से बहुत ज़्यादा हाउसेज की डिमांड है, पंचकुला के अंदर भी फ्यूचर में डिमांड होगी, क्योंकि आज पंचकुला बहुत 30 से 40 साल पुराना शहर है। और पंचकुला के अंदर जो ये आवाज़ भी उठी, इसके अगेंस्ट जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, इसकी बहुत बड़ी वजह थी कि वहाँ के पुराने घरों का होना। पुराने घरों को जब लोग तोड़ के बनाते हैं, मैं तो जवाहर जी आज बैठे हैं टेक्निकल, उससे भी कहना चाहूँगा, आप भले ही स्टिल्ट +3 कर दीजिए, स्टिल्ट +4 कीजिए, पर जब पुराने घर को तोड़ के बनाया जाता है, क्रैक तब भी आएगा, साथ के घर में क्रैक तब भी आएगा। अब सिर्फ बात यह है कि जहाँ तक गुड़गांव के रेफरेंस की बात है, एनसीआर, पूरे एनसीआर एरिया के अंदर एनसीआर की पॉलिसी गुड़गांव पे भी लागू होती है। हम ये नहीं कह रहे, वर्टिकल डेवलपमेंट तो पूरी कंट्री के अंदर होनी चाहिए। जहाँ पे आज हाउसेस की डिमांड है, पंचकुला में कल होगी, गुड़गांव में आज है। गुड़गांव के अंदर बहुत बड़े लेवल पे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सारे का सारा लोग दिल्ली को छोड़ के गुड़गांव में आ रहे हैं। जवाहर जी की बात का मैं ये भी समर्थन करता हूँ, और हम शायद जैसे अभी जवाहर जी ने कहा था कि बिल्डर लोभी ना होके और बिल्डर भी ना होके, हम लोग भी गुड़गांव के सबसे पहले रेजिडेंट हैं, और गुड़गांव के डेवलपमेंट के लिए और गुड़गांव अच्छा शहर हो, ऐसा हम सब भी सोचते हैं। प्लांटेशन के लिए जो बात जवाहर जी ने कही थी, हमने साथ बैठ के एक बड़ा डिस्कशन किया था इसको लेके कि बिल्डिंग के पीछे और फ्रंट में प्लांटेशन होनी चाहिए। वो बहुत इजी तरीके से मैनेज किया जा सकता है, शहर सुंदर होना चाहिए। गुड़गांव को जो पोल्यूटेड सिटी माना जाता है वो भी गुड़गांव से हटना चाहिए। पर जहां तक मैं समझता हूं, जवाहर जी के माध्यम से मैं सरकार को भी कहना चाहता हूं, सरकार ने कभी निराश नहीं किया है। भले ही आप 4 फ्लोर कीजिए, भले ही आप 3 फ्लोर कीजिए, पर लोगों में जो आज निराशा का माहौल थोड़ा सा जो पैदा हुआ, जो अनसर्टेनिटी हुई, वो सिर्फ इस बात को लेकर जवाहर जी ने हालांकि करेक्ट किया है, और जवाहर जी ने ये भी कहा है कि क्या होगा वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि जवाहर जी आज उस पोजीशन पे हैं, वो उस तरह की बात नहीं कर सकते। पर इन्होंने बार बार जो कहा है कि ठीक होगा, तो मैं तो समझता हूँ आश्वासन तो है वो ठीक होगा। पर सर, अगर कमेटी को भी ये लगता है कि शहर के लिए 3 फ्लोर ही बेहतर हैं, पर इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए कि आज से लेकर के 6 महीने बाद कोई भी 4 फ्लोर को लेके सोच के प्लॉट ना खरीदे। सडनली बंद करना ठीक इसलिए नहीं होता। आज हजारों करोड़ रुपए जी लोगों ने इन्वेस्ट किया है, सरकार ने खुद HSBP के अंदर ऑक्शन जो की है वो 4 फ्लोर को लेके की है। बहुत सारे लोगों को इस चीज को लेके आज डर बना हुआ है कि कहीं ये 4 के 3 ना हो जाए, क्योंकि आज जो चीज परचेज की गई है वो सारी कैलकुलेशन 4 फ्लोर को लेके की गई है। सरकार ने FAR भी इसी सरकार ने बढ़ाया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाया था, 4था फ्लोर भी मुख्यमंत्री जी ने दिया था। काफी हद तक जो लोग गलत प्रैक्टिस करते थे, ये पॉलिसी आने के बाद में बहुत ही लोगों को इसका फायदा मिला था। आज मैं समझता हूं कि NCR के अंदर जहां पे दिल्ली में 5 डेवलिंग यूनिट सरकार करने जा रही है, गुड़गांव
कम से कम 4 फ्लोर गुड़गांव के अंदर 4 यूनिट जरूर होने चाहिए। इसका सीधा सीधा इफेक्ट गुड़गांव में आने वालों पर पड़ता है। और जहां तक जवाहर जी ने इस बात को कहा था, मैं क्लियर करना चाहता हूं, ये बात तो सही है ठीक कि है। आप 4 फ्लोर करें या 3 करें। 3 फ्लोर करने के साथ ही आपको एक फार्मूला छोटा सा बता देता हूं, जवाहर जी बड़े भाई हैं हमारे और मानेंगे और जानते हैं इस बात को, कि आज टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट 3.5 फ्लोर होती है। जब बिल्डर 4 फ्लोर बेचता है तो आधे फ्लोर की उसकी प्रॉफिट होती है। अगर 3 फ्लोर पे आएगा तो फ्लोर की कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि बायर जल्दी से वो फ्लोर नहीं खरीद पाएगा। इसके लिए जो लैंड के रेट की जहां तक बात है, मैं नहीं समझता गुड़गांव के अंदर लैंड के रेट कभी भी कम होंगे। लैंड सीमित है, लैंड आगे बढ़ाई नहीं जा सकती। ठीक। और आपके चैनल के माध्यम से और सरकार को भी जरूर मैं इतना कहना चाहता हूं, सरकार ने आज तक बहुत पॉजिटिव काम किए हैं। अभी जहां तक बहुत सारे लोगों से मैंने RW से डिस्कशन जो किया जवाहर जी, उसमें भी हर व्यक्ति गुड़गांव के अंदर तो ये कहता है 4 फ्लोर होने चाहिए और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ होने जी। चाहिए। हर व्यक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम चाहता है, सरकार काम भी कर रही है। उम्मीद है नरेंद्र जी कि खबरें अभी तक के इस मंच के जरिए, शो के जरिए संजय जी, आप लोगों की जो क्वेरीज हैं वो सही तरीके से, सही अंदाज में गवर्नमेंट तक पहुंची होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस मुद्दे पर बात की। जी जरूर। एक सेकंड मैं कहना चाहूंगा, जवाहर जी फिर उसका जवाब देंगे। इस बारे में सरकार ने एक बहुत अच्छा काम भी किया था। ठीक 6 महीने पहले 13 कॉलोनीज टेक ओवर की थी। हाँ। टेक ओवर की ही डेवलपमेंट के लिए थी, प्राइवेट कॉलोनाइजर से लेके सरकार ने लिया। बस सिर्फ इतना है कि उसमें काम स्पीड से हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार काम करने जा रही है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है तो मेरे को लगता नहीं है मुझे किसी भी तरह से लोगों को परेशानी होगी। उसके अलावा कोई परेशानी आज जवाहर जी हमारे साथ हैं, ग्रीनरी को लेके हो, गुड़गांव के डेवलपमेंट के लेके हो, पूरी एसोसिएशन और गुड़गांव के 50,000 से 1 लाख काम करने वाले लोग सरकार के साथ हैं और गुड़गांव के डेवलपमेंट में अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। जी जवाहर साहब। देखिए, मैं अभी कल परसों रात को सोचते सोचते मुझे आया कि कमेटी बननी तय है, और जब बनेगी तो एक नागरिक होने के नाते मेरा क्या दायित्व है। तो उसमें मैंने कुछ सुझाव लिखने शुरू किए कि भाई एक हरियाणा का नागरिक तो मैं भी हूं, तो मुझे भी तो अधिकार है कि मैं अपने सुझाव उस कमेटी के सामने दूं। तो जो अभी नरेंद्र जी ने कहा कि जब पुराना मकान टूटेगा तो साथ में आए, तो मेरे मन में विचार आया था कि हमें कॉमन वॉल का जो है वो पंगा खत्म करना चाहिए कि अपनी दीवार दोनों अड़ोसी पड़ोसी अलग अलग बनाए। आज झगड़े क्यों आते हैं कि एक कॉमन वॉल होती है, 9 इंच की दीवार है, 4.5 पड़ोसी की और 4.5 मेरी है, वहां से पंगे शुरू होते हैं। तो मैंने एक सुझाव ये भी नोट किया हुआ है जो कमेटी के सामने दूंगा। अगर वो मिलने का मौका मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो पत्र के माध्यम से दूंगा। तो ऐसे कुछ आप सुझाव निकालते रखिए और सकारात्मक रहिए। नुकसान नहीं होगा ये तो तय है, निर्णय क्या होगा वो कमेटी बताएगी। तो मैंने नुकसान जवाहर तो जी नहीं को होगा। बोला था 3.5 फ्लोर की कॉस्ट होती है और 4 फ्लोर में आधे फ्लोर का प्रॉफिट होता है। तो इन्होंने एक बात तो क्लियर कर दी है, 3 और 3.5 में आपको नुकसान नहीं होगा, डरिए मत। नहीं, नुकसान देखिए, जिसका एक लॉ है ना, मैं तो लॉ की बात कर रहा हूं, जिसके नक्शे पास हो चुके, बगैर नक्शे तो किसी ने मकान बनाया नहीं होगा, तो जिसके नक्शे पास हो चुके होंगे उसको तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कमेटी गंभीरता पूर्वक सोचेगी। अब राजनीतिक चर्चा करते हैं, नहीं तो ज्यादा लोग बोर हो जाएंगे कि कुछ मजा नहीं आया। आप कुछ एक चीज मैं अब जवाहर आप जी तेज तराज कुछ गंभीर, जैसे आज जिसके लिए आप जानी जाती हैं, कुछ ऐसे तेज क्वेश्चन कर लीजिए। उम्मीद है धन्यवाद। नरेंद्र जी, संजय जी, आप लोगों क्वेश्चन, की- एक सजेशन मुमताज जी, बड़ा इंपॉर्टेंट जो जवाहर जी ने अभी बोला था, सारे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं मेरी बात को। बहुत बड़ी एक समस्या और भी आई है इस फ्लोर को बंद करने से, 2 तरह की आई है कि गवर्नमेंट की, सरकार की, डिपार्टमेंट की एक पॉलिसी थी कंपाउंडिंग पॉलिसी, जिसके अंदर ये होता था कि आपके पास आप प्लॉट चिंता ना कीजिए, आप उसमें बाद में नक्शा पास करा सकते हैं और उसको पहले बना सकते हैं। उसमें एक पेनल्टी क्लोज था, वो सब मुद्दे कमेटी के सामने रखिए, मुझे सारा जानकारी, आप निश्चित जी। रहिए। तो आप इसका कितने मतलब बार मुझे मिल चुके हैं। कंपाउंडिंग पे भी काम हो जाएगा, जिनके 2 फ्लोर बने, नहीं, 4 मैं फ्लोर कुछ नहीं बने। कह रहा हूं, अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। हाँ, मैं चलिए, कुछ नहीं चलिए, कह रहा हूं। जवाहर जी। हाँ, एक मिनट निवेदन, नरेंद्र जी, मेरा आपका तर्क वितर्क का विषय नहीं है, कमेटी का इंतजार कीजिए, कमेटी को अपनी राय दीजिए। नहीं तो क्या है कि कल को मेरी यही क्लिप लेके और आप चलाते रहेंगे, देखो क्या आप रहे हैं और जवाहर यादव का नाम लेके डालते रहेंगे। तो इसलिए उस चीज को सोचते हैं, जो होगा अच्छा होगा। देखिए, आज जवाहर जी से डिस्कशन सिर्फ इस बात को लेके है, कोई भी जवाहर जी ने, जैसे चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं, जो लोग सुन रहे हैं, बड़ा एक ओपन माइंड डिस्कशन था खबरें अभी तक का, और जवाहर जी ने बड़ा अच्छा इस चीज को लेकर क्लियर भी किया है। सरकार की या जवाहर जी की एक सीमाएं हो सकती हैं किसी चीज को एक्सप्लेन करने की।
हम आप सब लोग किसी चीज़ का कोई अदरवाइज मतलब ना निकालें। ये एक डिस्कशन है, ये एक हमारी तरफ से सजेशन था जो मैंने जी। अभी कहा। मैडम के मुमताज जी के जो 2 फ्लोर मतलब 2 फ्लोर का नक्शा पास करा के 4 बने हुए हैं, वो गलत नहीं है। मैं जवाहर जी को कमेटी के लिए सजेशन देना चाहूंगा कि उस पे भी बड़ा विचार किया सर जाए। आपको जी। बैठना है। देखिए मेरे साथ तो क्या है कि जब मैं इनको, एक तो जासूस इतने हैं, एक तो मेरे पड़ोसी है, वो मेरी गाड़ी से पता कर लेते हैं कि मैं घर पे हूं या नहीं। तो जब मर्जी मैं पहुंचता, बाद में वो मेरे से पहले खड़े मिलते हैं। इतना ज्ञान मेरा बढ़ा चुके हैं। अब मैं इसका कमेटी का उसका इंतजार कीजिए। नरेंद्र जी, बाद में यकीन मिलते है हैं। हमें भी कि हाँ। खबरें अभी तक के इस मंच पे आकर आप लोगों के दिल का बोझ कुछ कम हुआ होगा, आप लोगों को सुकून मिला होगा। और मुझे उम्मीद है कि जब सरकार के नुमाइंदे से आप यहाँ बैठ कर आपकी क्वेरीज सॉल्व होंगी। आप लोगों से विदा लेते हैं हम। 2 लाइनें बोलूंगी, एक पहली आपके लिए, दूसरी जवाहर साहब आपके लिए। संजय जी के लिए बोल देना वो प्लीज। है कि मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा। जवाहर साहब, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। बहुत अच्छे। और दोबारा कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आज एक डिस्कशन था, सजेशन थे आने वाली कमेटी के लिए। जवाहर जी ने जो आज इतने सकारात्मक जवाब दिए हैं, ये एक आप सबके लिए आश्वासन हो सकते हैं, ये कोई कमिटमेंट नहीं है। और ऐसा आप और हम सब उम्मीद भी करते हैं कि जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें पूरी तरह से हमारा पक्ष भी, जवाहर जी जो कि गुड़गांव से संबंध रखते हैं, हमारे को भी इसमें सुना जाएगा और कोई ऐसा निर्णय होगा जो सबके लिए फायदे का होगा। ऐसी मैं संजय जी उम्मीद करता संतुष्ट हूं। हैं, संजय जी संतुष्ट हैं आप। जवाहर जी, मेरा इसमें एक सजेशन होगा, जब भी कमेटी बने तो उसमें गुड़गांव से कम 3 मेंबर जरूर हों, क्योंकि यहाँ की तकलीफ यहीं के लोग समझ सकते हैं। और जहाँ तक बात है पॉलिटिकल, तो ये मुद्दा भी, पॉलिटिक्स यहीं से शुरू होती है सर। तो पॉलिटिक्स तो होती रहेंगी, राजनीति होती रहेगी। ये गुड़गांव का मुद्दा है, गुड़गांव से हम पीछे नहीं हट सकते। और मैं इसमें एक सजेशन और दे दूं इस चैनल के माध्यम से, ताकि ये बात सरकार तक भी पहुंचे। आप तो हमारे भाई हो, आपको तो घर पे आके बता देंगे। यहाँ से मतलब है कि सरकार के नुमाइंदों तक बात पहुंचे। दिक्कत जो चलती है वो एनक्रोचमेंट से चली थी, क्योंकि जो हाई कोर्ट में प्ले लगी वो ये थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर रहा। और यह सच्चाई है कि सेक्टरों में जो एनक्रोचमेंट है वो बेहदा एनक्रोचमेंट है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, दोनों तरफ के नाले दबा दिए गए हैं, सारा पानी वहां भरता है। तो ये समस्या जो गई हाई कोर्ट में, वो गई इसीलिए कि एनक्रोचमेंट सेक्टरों में बहुत ज्यादा हो रखी है। तो जहां से मुद्दा चला, अगर उस मुद्दे की, उस बीमारी की अगर दवाई नहीं निकाली जाएगी तो ये मुद्दा हाई कोर्ट में भी जाएगा। और हम ऐसा ना हो हार जाएं। तो मेरी सरकार से उस चैनल के माध्यम से ये निवेदन है कि जो एनक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्ट्रांग हो, पानी सीवर की निकासी हो। मैं बिल्कुल सहमत हूं। जिन भी बिल्डर ने स्टील पार्किंग में अवैध कमरे बना रखे हैं, 4थी मंजिल के बाद भी ऊपर एक कमरा डाल रखा है, सेटबैक के, सबको हटवा देंगे, आप चिंता ना कीजिए। सर मैं सड़क की एनक्रोचमेंट की बात कर रहा हूँ जवाहर जी, बात से आज इसलिए देखिए, ऐसा घर के अंदर एनक्रोचमेंट होने से कुछ नहीं होने वाला। पार्किंग में कितने ऑफिस बने हुए हैं? हाँ जी स्टील पार्किंग में कितने ऑफिस बने हुए हैं? कल को सबको तुलवा देते हैं। सहमत हो ना सारे? जवाहर जी, तो इसलिए जवाहर जी मैं रोड की एनक्रोचमेंट की बात कर रहा हूँ, पानी रोड पे रुक रहा है। कैसे करेंगे? इलीगल है, पिक एंड चूज का विषय नहीं होता। मेरी बात से सहमत है सब? अगर गलत है तो वो गलत है, वो चाहे मैं पार्किंग में गलत ऑफिस बना के करूं। इसलिए आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं सर। आप चिंता ना कीजिए। नरेंद्र जी, संजय जी सामने जो बैठे हैं, कमेटी का इंतजार कीजिए। कमेटी आपको सुने बगैर निर्णय नहीं लेगी, ये आश्वासन मैं दे सकता हूं। और इसको सबसे बेहतर, आपसे भी बेहतर, नरेंद्र जी भी बहुत बड़े घर में रहते हैं, जो बिल्डर बैठे हैं वो भी बहुत बड़े घर में रहते हैं। संजय जी का घर मैंने देखा नहीं, ये भी बड़े घर में रहते होंगे। पर मुख्यमंत्री जी के 3 घर मैंने देखे हुए हैं। एक तो पालम विहार में पार्क क्यू अपार्टमेंट है, वहां वो किराए पे रहते थे, मिस्टर शर्मा का घर था, फ्लैट था। द्वारका में बागडोला के साथ है, 60 गज का घर था, जिसमें 2-3 सिंपल से कमरे थे, मैं उसमें जाता था, वो मैंने सर का देखा हुआ है। उसके अलावा ही द्वारका में एक फ्लैट हो रहा है, उस सोसाइटी का नाम मुझे याद नहीं है। वो व्यक्ति जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है, उसने अपना जीवन, आम आदमी का जीवन जिया है। वो आज भी मुख्यमंत्री आवास में रहते हुए एक कमरा, और मैं अनेकों बार, मुझे अब तो ओएसडी के साथ दिन में 2-3 बार मुलाकात होती है। सिंपल आम लोगों की समस्याओं को समझने की अगर किसी की मास्टरी है तो माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी है। तो आप निश्चित रहिए, कमेटी का इंतजार कीजिए। धन्यवाद।
धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक नरेंद्र यू जी, जवाहर संजय जी। बहुत और शुक्रिया आपका। मुझे पूरी उम्मीद है सरकार की कमेटी जल्द बनेगी और सर आपसे भी रिक्वेस्ट है गुड़गांव को सुना जाए और पूरे हरियाणा के लिए जी। पॉलिसी लाई जाए। पूरे हरियाणा का विषय है, गुड़गांव तक सीमित ना करो आप, बड़ा विषय है, अच्छा विषय है। थैंक यू जवाहर जी, थैंक यू खबरें अभी तक, और इतनी Thank you, अच्छे डिस्कशन के लिए। हमारे जो आज रियल सेक्टर के अंदर थोड़ा सा निराशा का माहौल था, मैं समझता हूं कि जवाहर जी के आश्वासन और इन सजेशन के बाद में ये माहौल काफ़ी हद तक पॉजिटिव होगा, और ऐसा उम्मीद करते हैं सरकार से। आज जवाहर जी हमारे साथ बैठे हैं कि जल्द ही कमेटी का निर्णय आएगा और शायद पूरे हरियाणा के फेवर में ही आएगा। थैंक्स। ऐसी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारे मेहमानों का। और जवाहर यादव जी, आपसे मेरा निवेदन है, जवाहर साहब, विजन 2024 पे बात किए बगैर आपको जाने दिया नहीं जाएगा। उससे पहले चंद सवाल है और लोगों के जहन में वो अक्सर आते हैं। कहते हैं कि जैसे दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है, वैसे ही चंडीगढ़ का रास्ता रामपुरा हाउस से होकर जाता है, साउथ हरियाणा हाउस से होकर जाता है। अब जबकि रामपुरा हाउस एक्सपेरिमेंट बहुत करता है, और जब जब रामपुरा हाउस एक्सपेरिमेंट करता है तब तो वहां से आवाज एक ये आती है कि मौजूदा सरकार जो भी है वो साउथ हरियाणा के साथ दोगला व्यवहार कर रही है, दोगला रवैया अपना रही है। अब इन तमाम चीजों को समझते हुए, इन तमाम चीजों को जहन में बैठाते हुए प्रिकॉशन लिया है बीजेपी ने। क्या एक प्रिकॉशनरी स्टेप लिया है? कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। वो ये कि सुधा यादव जी को नेशनल एग्जीक्यूटिव में भेज दिया, भूपेंद्र यादव साहब को केंद्र में भेज दिया, और जवाहर यादव साहब को सीएम साहब का ओएसडी बना दिया, और दीगर मसले भी वो हल कर रहे हैं, वो डील कर रहे हैं। क्या राव साहब की मोनोपोली खत्म की जा रही है इस तरह? नरेंद्र जी, अब थोड़ा सा मुझ पर ध्यान दे लीजिए प्लीज। चंडीगढ़ का रास्ता हरियाणा के 22 जिलों से होकर जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि चंडीगढ़ का रास्ता ना गुरुग्राम से जाता है अकेला, ना मेवात से जाता है नूह से। 22 जिलों से मिलकर जो विधायक चुने जाते हैं वो चंडीगढ़ में सरकार बनाते हैं। और अगला प्रश्न आप कर सकते हैं। तो यानी आपको ये नहीं लगता कि कोई प्रिकॉशनरी स्टेप था? ये किस चीज के लिए मैं समझा नहीं। 3 यादवों के रूप में कोई प्रिकॉशनरी स्टेप नहीं लिया बीजेपी ने? मैंने आपसे पूछा कि प्रश्न क्या? मैंने आपसे ये पूछा कि राव साहब की मोनोपोली को खत्म करने के लिए, ऐसा ना हो कि राव साहब की मोनोपोली बरकरार रहे, उसको खत्म करने के लिए सुधा जी को नेशनल एग्जीक्यूटिव में, भूपेंद्र यादव साहब को केंद्र में, और आपको इन नई जिम्मेदारियों के साथ आगे किया गया। अब ये आपकी सोच है, मेरी सोच ये है कि राव साहब के कारण, उनके कद के कारण हम 3 लोगों को और अवसर मिला कि जिस सकारात्मक भूमिका राव साहब निभा रहे हैं उसमें हमें भी निभाने का मौका मिला। उसकी मोनोपोली क्या होती है? भारतीय जनता पार्टी मोनोपोली की नहीं है, कार्यकर्ताओं की सरकार है। एक बार का मुद्दा मुझे याद आता है कि एक बार अटल जी से पूछा गया कि आपके इसमें 2 ग्रुप है, आडवाणी जी का और अटल जी का, तो क्या आपके यहाँ ग्रुप है? तो अटल जी ने कहा हाँ, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में 2 ग्रुप है, मेरे ग्रुप में आडवाणी जी और आडवाणी जी के ग्रुप में मैं हूं। तो भारतीय जनता पार्टी इस रूप में सोचती नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इसलिए चाहे राविंदर जी हो, चाहे सुधा जी हो, चाहे भूपेंद्र जी हो, चाहे जवाहर यादव हो, सबका ध्येय एकमात्र यह है, हरियाणा के जो 2 करोड़ 85 लाख लोग हैं उनके जीवन को कैसे बेहतर करें और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को कैसे मजबूत करें। आप भी जानते हैं यादव साहब, मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि राव साहब गाहे बगाए अपने अलग संघर्ष की बात करते रहते हैं, अपने हकों की लड़ाई की बात करते रहते हैं सीएम साहब से, और 2014 में भी उन्होंने यही किया था जब कांग्रेस छोड़कर आपके साथ आए थे, और अब फिर से उनके सुर वही बगावत के नजर आने लगे। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा। नहीं, मैंने आज तक राव साहब के कोई भी शब्द बगावत के रूप में नहीं देखे। राव साहब के जो भी सकारात्मक सुझाव आए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको सर माथे पर लगाया। उनकी इच्छा थी कि जीएमडीए गुरुग्राम में बनना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री ने जीएमडीए दिया। उनकी इच्छा थी कि यहाँ मेडिकल हॉस्पिटल होना चाहिए, वो हमारा बन रहा है। उनकी इच्छा थी कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, काकरोला भांगलोना में हमारी यूनिवर्सिटी बन रही है। तो जो कांग्रेस में रहते हुए वो नहीं कर पाए, वो सारे उनके स्वप्न पूरा करने का अगर किसी का योगदान है वो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी है। और चाहे राव साहब हो, चाहे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हो, दोनों मिलकर हरियाणा का और गुरुग्राम के विकास के लिए चिंतित रहते हैं और दोनों मिलकर काम करते हैं। और उसी का आज बेहतर परिणाम है कि आप नेशनल हाईवे पे जाते हैं, आपको अंडरपास मिलने लगे, आपको ब्रिज मिलने लगे। आज
HT की लाइन अंडरग्राउंड की है हमने गुरुग्राम की 900 रुपए लगाकर। आज आपने सोना का एलिवेटेड रोड बनाकर दिया है। तो जितने भी राव साहब ने चाहे थे उससे ज्यादा काम करके दिया है। जब मैं गुरुग्राम में आया 2001 में, तो चौटाला साहब की सरकार थी। हम सुनते थे कि भाई बजगेड़ा का जो रेलवे लाइन का फाटक है कि यहाँ पर कभी पुल बनेगा, कभी अंडरपास बनेगा। हुड्डा साहब आए, अंडरपास बनेगा, पुल बनेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बने, वहां विवाद होता था, वो अंडरपास भी बन गया और पुल भी बन गया। द्वारका एक्सप्रेसवे जिस समय, बल्कि केएमपी जिस समय सोचा गया था कि 2010 में कॉमनवेल्थ होंगे, उस समय चौटाला साहब की सरकार थी। कॉमनवेल्थ की प्लानिंग 20-20 साल पहले हो जाती है गेम्स की। तो ये कहा गया कि गुरुग्राम में ट्रैफिक ना आए, इसके लिए एक भारी ट्रैफिक निकल जाए तो केएमपी बनाते हैं। उस समय चौटाला साहब चले गए, हुड्डा साहब का 2 कार्यकाल चले गए। और हुड्डा साहब के तो ऐसे भी हुआ कि एक बार उन्होंने हेलीकॉप्टर से देखना था तो पहले काला रंग बिछा दिया गया कि देखो हुड्डा साहब इसकी प्रगति हो रही है, तो हमने वो केएमपी बना के दिया। द्वारका एक्सप्रेसवे विश्व का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, जिसमें लगभग 7,200 बल्कि 9,200 करोड़ रुपए लग रहे हैं, जो इस साल तक बन जाएगा। तो जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, और एक उनकी वाकपटुता और उनकी ज्ञानता का मैं कायल हुआ, जिसको नितिन गडकरी जी ने बोला जब सोना के पास राव नरवीर जी ने एक पब्लिक मीटिंग कराई थी। उस समय उन्होंने कहा कि ये इतना इंटेलिजेंट मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। अभी तक ये था कि नेशनल हाईवे पे स्टेट में जो भी प्रोजेक्ट होते थे अंडरपास के, पुल के, उसमें 75% स्टेट देता था और 25% सेंटर देता था। कहते ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं जिन्होंने मुझे कहां फंसाया, उल्टा करा दिया कि 75% मुझे देने पड़ते हैं और 25% है। इसका लाभ ये हुआ कि आज हमारी नेशनल हाईवे की सारी समस्याएं खत्म हो गई। आज हमारा विरोधी भी, क्योंकि मेरे विरोधी में भी मित्र है, मेरा मानना होता है कि राजनीतिक आप शत्रु हो सकते हो पर मन से किसी व्यक्ति का व्यक्ति शत्रु नहीं होता। तो कांग्रेस में भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, INLD में भी और JJP में भी है। वो कहते हैं यार बंद कमरे में तो हम आपकी तारीफ कर लेते हैं, बाहर जाके मजबूरी होता है। तो आज सब जितने लोग हैं, आज इतना बेहतर हुआ, GMD इतना अच्छा काम कर रहा है। ऐसे ही मेरे मित्र ने बैठा था यहाँ पर, नाले की बात की थी। अब लैग 1 हो चाहे लैग 2 हो, लैग 1 लैग 2 टेक्निकल भाषा है। जो बासापुर ड्रेन है जो जाकर नजफगढ़ में मिलती है, उनकी कुछ शाखाएं हैं जिनको हम लैग 1 लैग 2 और लैग 3 बोलते हैं, वो सब नजफगढ़ ड्रेन में जाकर मिलती है। उस पर हमने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नजफगढ़ ड्रेन के पास जो नाले गिरते हैं, उन सारे गंदे नालों को STP के साथ साफ पानी करके हम दिल्ली को देने का प्रयास करना चाह रहे हैं। तो ये सब चीजों पर लगातार हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए चाहे राविंदर जी हो, चाहे क्या नाम है माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी हो, चाहे हमारे यहाँ के विधायक हो, चाहे सुधा जी हो, सबका एक ही ध्येय है कि बेहतर हरियाणा बने, बेहतर गुरुग्राम बने। जवाहर साहब, CM साहब का आपने जिक्र किया, आपने सही कहा, उनकी काबिलियत के, उनके हुनर के बहुत लोग कायल हैं। एक उनकी खूबी ये भी है कि करप्शन पर 0 टॉलरेंस की नीति की वो बात करते हैं, उस पर वो अमल भी करते हैं। आपको शायद मालूम ही होगा कि BJP के संगठन मंत्री रविंद्र राजू साहब ने 22 जिलों का सर्वे किया और उन्होंने रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की कि जिन जिन महकमों में JJP के वजीर आपने बनाए हैं, JJP के मंत्री आपने बनाए हैं, वहां सबसे ज्यादा करप्शन है। तो अगर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी है करप्शन पर आपकी, तो फिर अलायंस में क्यों है अभी तक? माननीय रविंद्र राजू जी ने वो रिपोर्ट आपको दिखाई है क्या? मैंने एक अखबार के हवाले से ही बात की आपसे। तो इसलिए अखबार में या चैनल पर सारा दिखाया हुआ सत्य नहीं होता, ये श्रोता भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं और आप भी मानते होंगे। आपका उस तक मजबूरी हो ना कहना, क्योंकि आप इस फील्ड में और एक चैनल पे बैठ के ऐसे जो अखबार में छपता है या जो सोशल मीडिया पे चलता है या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी दिखाता है, वो सारा सत्य नहीं होता। किसी व्यक्ति की एक उपज होती है दिमाग की, उसको कोई शरारत करनी होती है, वो हमारे किसी बड़े नेता के हवाले से कोई एक फर्जी खबर चलाता है। हर 3 महीने में तो एक बार ये मुख्यमंत्री बदल रहे होते हैं मीडिया वाले, पर मुख्यमंत्री बदला गया क्या? हर 3 महीने में बदल रहे होते हैं कि मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैं बता देता हूं, हमारे यहां किसी भी कीमत पे खबर लीक नहीं होती। कोई भी अगर सर्वे होगा तो वो जवाहर यादव को भी नहीं पता होगा। हाँ, अगर मुझे बताना होगा, मुझे इसमें इन्वॉल्व करना होगा तो बात अलग है। तो इसलिए ये जो सब सूत्रों से जो खबरें चलती है, तो मान लीजिए वो फर्जी खबरें होती है। मेरे से भी मेरे पत्रकार मित्र बात करते हैं, भाई साहब ये सूत्रों से चला दे क्या?
मैंने कहा भाई मैं क्या करूं, मैं तो इससे सहमत नहीं हूं। नहीं, सूत्रों से तो चला ही देते हैं। अब सूत्रों से चलाने का ये जवाहर यादव के चलाएगा तो मैं खंडन कर दूंगा। तो उनको भी एक सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए होता है पत्रकार मित्रों को। अब सूत्रों से चला दी तो कोई नाम ही नहीं है। तो ये सूत्रों की खबरें से मैं खैर, सहमत ये नहीं। तो अखबार ने छापी थी। खैर चलिए, अब उस अखबार वालों से, जब गुरुग्राम- अखबार वालों को जिसको आप इतनी विश्वसनीयता दे रहे हैं, उनके संपादक को पत्र लिखकर एक बार उसकी प्रतिलिपि ले लीजिएगा। पुराने गुरुग्राम में मेट्रो का ख्वाब देखा था लोगों ने, दिखाया गया था ख्वाब, ये वो अभी तक तो नहीं, क्या उसमें? देखिए, ख्वाब नहीं था, वो हकीकत में जा रहा है। बीच में 2 साल हमारे कोरोना के गए। उसके बाद अब हुड्डा सिटी सेंटर से सुभाष चौक से पुराना, जिसको आप गुरुग्राम कहते हैं, खत्म करें जी, चिंता ना करो, पुराना गुरुग्राम कहते हैं, और रेलवे स्टेशन से होते हुए पालम विहार इसके सामने से होते हुए, उसके बाद सेक्टर 23 से और 22 से होता हुआ आपका जो रैपिड मेट्रो है, एक वहां चला जाएगा। वो उसके पैसे जो हरियाणा सरकार ने अपने जमा कराने होते हैं, हमने जमा करा दिए हैं। उसकी डीपीआर बन गई है। तो ये मान के चलिए उसको जो गति मिलनी थी वो गति मिल गई है। जी। एक आखिरी हाँ, सवाल। 2 पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपके इशारे होने में तो उनको समझ रहा हूँ। आप मुझसे जो मर्जी पूछिए, स्वागत है आपका। ई टेंडरिंग पर सीएम साहब के साथ बीरेंद्र सिंह ही नहीं है? कभी भी मेरे घर में चौधरी वीरेंद्र सिंह और माननीय मुख्यमंत्री तो अलग अलग व्यक्तित्व है, अलग अलग पृष्ठभूमि में पले बड़े हैं। मैं और मेरा भाई एक ही पृष्ठभूमि में पड़े हैं, एक ही घर के नीचे रहे होंगे, एक ही खान पान किया होगा। अनेकों मुद्दे पर हमारी भी असहमति होती है। असहमति होने का अर्थ ये नहीं होता कि कहीं एज ए मुख्यमंत्री के निर्णय के साथ अंत में हम सब खड़े होते हैं। और भारत के, खासकर भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र की ये विशेषता है कि हर व्यक्ति की निजी राय होती है। निर्णय होने के बाद हम सबकी राय वो बन जाती है। मान लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं एक मत पर, आपका अलग मत है, मेरा अलग मत है। बाद में जब डिसीजन हो गया, मैं आपसे असहमत था, तब भी जो डिसीजन हुआ मेरे निर्णय के खिलाफ, वो आपके पक्ष में हो गया। तो जो आपका निर्णय वो मेरा निर्णय, मैं उस निर्णय के साथ खड़ा हूं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, जवाब आपका। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर यादव जी, आपने तमाम सवालों का बखूबी जवाब दिया। के आप मंच पर ही रहिए, आपसे निवेदन है जवाहर यादव जी मंच पर ही रहिए। और इन्हें सम्मानित करने के लिए खबर अभी तक के एडिटर डॉक्टर नासिर हुसैन मंच पर आए हैं और इन्हें सम्मानित करेंगे एक मोमेंटो देकर। और आज इस मंच से एक सार्थक चर्चा निकली है। कई ऐसे मुद्दे जो बहुत महत्वपूर्ण रखे गए, ऐसे मुद्दे जो लगातार चर्चाओं में रखे गए और उनको लेकर लगातार आम जन ये जानना चाहता था कि सत्ता पक्ष क्या राय रखता है, क्या सरकार आम जन के मुद्दों को समझ पा रही है, राजनीतिक परिवेश क्या कहता है। तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की है और मंच पर जवाहर यादव को यहाँ सम्मानित कर रखे हैं खबर अभी तक के एडिटर डॉक्टर नासिर कुरैशी एक मोमेंटो देकर, और मेरी सहयोगी मुमताज भी मंच पर उनके साथ मौजूद हैं। अब लाइव तो जा नहीं रहा होगा, मुझे लगता है नहीं जा रहा है। तो अब हमारा शेर भी धाने वाला बन गया। ये है मोदी सरकार। ठीक है जी। चलिए, थैंक यू। और इसके बाद अगली चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बातचीत का सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं बल्कि और आगे बढ़ेगा। आपको बता दें पापा, यूएस जाना कैंसिल। समझ नहीं आ रहा इसके लिए अपनी खुशी जाहिर करूं या मेरी वजह से तेरा कुछ छूट ना जाए इसका अफसोस। नहीं पापा, कुछ छूट नहीं रहा, बल्कि मिल रहा है उतना ही बड़ा मौका यहाँ इंडिया में। सही फैसला तो कुछ सालों पहले आपने लिया था, मुझे सही जगह पढ़ने भेजकर।